हेलो। देखिए, आज हम देखेंगे इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स में हमारा आज का टॉपिक है राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। तो देखिए, राजकोषीय घाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम इसे पढ़ेंगे। इससे पहले देखते हैं आज का फैक्चुअल क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स बताइए, जो पुंग चोलम लोक नृत्य है वो कहाँ का है? तो देखिए, वो मणिपुर का है। पुंग का मतलब ही ढोल होता है, इसमें ना वो गले में डालकर नृत्य करते हैं, तो इसलिए इसका नाम पुंग चोलम है। अब देखेंगे अपना टॉपिक। तो देखिए, राजकोषीय घाटा क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट। राजकोषीय घाटे की अवधारणा को 1985 में मौद्रिक पद्धति के क्रियान्वयन पर गठित सुखमय चक्रवर्ती समिति ने प्रस्तुत किया था। तो इन समिति ने इसको बताया था। राजकोषीय घाटे से संबंध सरकार के सभी व्यय, राजस्व और पूंजीगत व्यय तथा सभी प्राप्तियों, राजस्व प्राप्तियों एवं पूंजीगत प्राप्तियों से होता है। ये सब मैंने आपको जो पहले टॉपिक पढ़ाए थे उनमें डिटेल में समझाया था। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आगे के वीडियोस भी देख लीजिए, तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, एक्चुअल में राजकोषीय घाटा क्या होता है? राजकोषीय घाटा कुल व्यय, सरकार का जो भी खर्चा होता है ना, टोटल जितना भी खर्चा होता है, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, ठीक है। और कुल प्राप्ति, अब ये आपको ध्यान देना है, कुल प्राप्ति राजस्व प्राप्तियां प्लस उधार छोड़कर पूंजीगत प्राप्तियां। पूंजीगत प्राप्तियां शामिल करेंगे, पर उसमें से उधार जो सरकार ने लिया है उसे हटा देंगे, पर अधिकता होता है, ठीक है। क्या होता है राजकोषीय घाटा? कुल व्यय तो लेंगे हम, राजस्व और पूंजीगत व्यय दोनों को मिला के ही सरकार का कुल व्यय होता है। और उसकी कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियां तो लेंगे, पर उधार छोड़कर पूंजीगत प्राप्तियां होंगी, ठीक है, उधार हटा देंगे। तो इससे यही पता चलता है कि सरकार की देयता कितनी है। अन्य शब्दों में, यदि कुल सार्वजनिक व्यय में से उधार व अन्य देयताओं को छोड़कर कुल सार्वजनिक आय को घटा दिया जाए तो राजकोषीय घाटा प्राप्त होता है। राजकोषीय घाटा हमें ऐसे ही प्राप्त होगा, ठीक है। कैसे? जो सरकार का सार्वजनिक व्यय है, टोटल जितना उसका खर्चा है, उसमें से उधार और अन्य देयताओं को छोड़कर कुल सार्वजनिक आय को घटा देते हैं। मान लीजिए आप कुछ खर्चा करते हैं, ठीक है। आप कुछ खर्चा करते हैं, आपकी कुछ आय होती है, लेकिन आपकी आय में से कुछ आय आपने लोगों से उधार ले रखी है, ठीक है। तो उस उधार को निकाल दें। उसके बाद मान लीजिए आपने कहा 5 रुपए का व्यय है, ठीक है, 5 रुपए आपकी आय है, लेकिन 5 रुपए की आय में से आपने 3 रुपए तो लोगों से उधार ही ले रखा है। तो 3 रुपए वाला उधार हटा देंगे, तो बाकी की 2 रुपए की आय बचेगी, उसमें से हम अपना व्यय घटा देंगे, ठीक है। तो उससे हमें प्राप्त होगा राजकोषीय घाटा। इजी करके देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो उससे हमें हमारा राजकोषीय घाटा मिल जाएगा। अर्थात सार्वजनिक प्राप्तियों तथा गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों के योग पर कुल सार्वजनिक व्यय का आधिक राजकोषीय घाटा कहलाता है। देखिए, जो राजस्व प्राप्तियां होती है और गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां, गैर ऋण मतलब ऋण निकाल दिया है, वो पूंजीगत प्राप्तियों के योग पर कुल सार्वजनिक व्यय का आधिक, ठीक है। राजस्व प्राप्तियां और जो गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां हैं उनको प्लस करेंगे, और उनमें से कुल सार्वजनिक व्यय जो है उसको उसका अधिक राजकोषीय घाटा कहलाता है। इसको अलग अलग तरीके से इसमें लिखा है, मतलब वही है कि राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, उसमें से हम क्या निकाल देंगे, उसमें से राजस्व प्राप्तियां प्लस उधार छोड़कर पूंजीगत प्राप्तियां, यही आपको इतना ध्यान रखना है। तो इससे हमें पता चलता है कि सरकार का टोटल बाजार उधार कितना है ना, सरकार को कितना ऋण लेना पड़ेगा अपना कार्य करने के लिए, हमें ये पता चलता है। तो देखिए, इसको ही बस अलग अलग तरीके से इसमें लिखा है। यदि सरकार अपनी राजस्व प्राप्तियों से अधिक व्यय कर रही हो, ठीक है, जितनी सरकार को राजस्व प्राप्तियां हो रही हैं, राजस्व प्राप्तियों में क्या क्या आता था, मैंने आपको पढ़ाया था, टैक्स वगैरह, है ना, उससे अधिक व्यय कर रही हो, तो इस व्यय अधिक को ही राजकोषीय घाटा कहते हैं। राजकोषीय घाटा सरकार की संपूर्ण देयता को प्रदर्शित करता है। सिंपल वर्ड में आपको क्या रखना है कि सरकार की पूरी जो देयता है, लाइबिलिटी, उसको दिखाता है। तो देखिए, राजकोषीय घाटे की जो फॉर्मूला होता है वो कितने तरीके से लिखा जा सकता है। राजकोषीय घाटा इक्वल टू कुल व्यय, राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय माइनस उधार छोड़कर कुल प्राप्तियां। उधार हटा के जितनी राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां, उसमें से उधार को निकाल देंगे। दूसरा फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं? राजकोषीय घाटा इज इक्वल टू कुल सार्वजनिक व्यय माइनस कुल सार्वजनिक आय, ठीक है। जो सरकार का खर्चा है और जितनी सरकार की टोटल आय है, उधार छोड़कर, उधार व अन्य देयताओं को छोड़कर, सिंपली जो उधार होता है इसमें फॉर्मूले से हमें निकाल देना है बस। राजकोषीय घाटा इक्वल टू बजेटरी घाटा प्लस उधार व अन्य देयता है, सरकार का जो दायित्व होता है। कई तरीके के इसके फॉर्मूले लिखे जा सकते हैं, आप एक भी याद रख लेंगे तो ठीक है। ऐसा होता है ना कभी, जैसे कि आपको एग्जाम में ट्विस्ट करके पूछ लिया जाए तो आपको पता रहे, इसीलिए बस। राजकोषीय घाटा अलग दूसरी देखेंगे, इज इक्वल टू
कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियाँ, ठीक है। कुल व्यय में से कुल प्राप्तियाँ घटा देंगे प्लस सरकारी दायित्व, सरकार का जो दायित्व बनता है। राजकोषीय घाटा बराबर राजस्व घाटा प्लस पूंजीगत व्यय माइनस देयताएं ना सूचित करने वाली प्राप्तियाँ। तो ये सारे हम इसमें से हटा देंगे, ठीक है। इतने तरीके के राजकोषीय घाटे के फॉर्मूले हो सकते हैं। राजकोषीय घाटा यह प्रदर्शित करता है कि सरकार द्वारा किया गया खर्च उसके पास उपलब्ध संसाधनों से कहीं अधिक है। यानी सरकार जो खर्च कर रही है, मतलब जो सरकार के पास संसाधन है लेकिन उसका खर्च उन संसाधनों से बहुत ज़्यादा है। हमें इससे राजकोषीय घाटे से ये पता चलता है। एक्चुअली आपको सरकार की जो मतलब सही तस्वीर होगी वो कैसे पता चलेगी, राजकोषीय घाटा से पता चलती है। इसका अभिप्राय है कि सरकार अपनी आय से अधिक व्यय कर रही है, मतलब जितनी उसकी इनकम नहीं है उससे अधिक भी व्यय कर रही है, उससे इतना उधार लेना पड़ेगा। इस प्रकार राजकोषीय घाटा उस वर्ष के बजट के कारण कुल सार्वजनिक ऋण अर्थात सरकार की देनदारी में हुई शुद्ध वृद्धि को दिखाता है। तो वो ये दिखाता है कि उस वर्ष जो सरकार ने बजट निकाला, ठीक है, उसके कुल सार्वजनिक ऋण और सरकार की देनदारी में कितनी शुद्ध वृद्धि हुई, जो मतलब वो ऋण ले रही है उसमें कितनी वृद्धि हुई। अब देखिए, आप अगर कहीं से ऐसी इनकम कमाते हैं कि आप कहीं जॉब कर रहे हो, इनकम आपको मिल रही है, लेकिन आप हर साल अगर उधार ले लेके अपना महीने का खर्च चला रहे हैं तो वो आपके लिए आगे के लिए अच्छा नहीं होगा। सेम चीज़ ये सरकार के लिए है। तो राजकोषीय घाटे से यही पता चल रहा है कि सरकार कि कितना कुल ऋण बढ़ता जा रहा है, सार्वजनिक ऋण। राजकोषीय घाटे को मात्रात्मक रूप तथा सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है। अब इसे जीडीपी के परसेंटेज के रूप में दिखाते हैं। अभी देखिए, कोरोना की वजह से राजकोषीय घाटा काफ़ी बढ़ गया है, तो शायद इस पर क्वेश्चन आ भी जाए। अब देखिए, राजकोषीय घाटे के प्रभाव क्या पड़ते हैं। सरकार राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए आंतरिक एवं बाह्य स्रोतों से ऋण लेती है तथा इस प्रकार राष्ट्रीय ऋण में वृद्धि हो जाती है। अब मैंने आपको क्या बताया कि जो राजकोषीय घाटा है, ठीक है, उससे क्या होता है, ये पता चलता है हमें कि सरकार को की कितनी देयता बनती है। तो अगर सरकार का मतलब आय कम है लेकिन खर्चा बहुत ज़्यादा है, तो अब उसको पूरा करने के लिए क्या वो ऋण लेगी, या तो घर से लेगी, मतलब घर से मतलब अपने देश में से के बैंकों से लेगी, और बाहर दूसरे या फिर दूसरे देश के बैंकों से लेगी। तो आंतरिक या बाह्य रूप से जो ऋण लेती है, इससे क्या होता है, राष्ट्रीय ऋण में वृद्धि हो जाती है हमारे टोटल जो होता है। सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से पूंजी उधार लेने पर अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है। मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होने से मुद्रास्फीति भी बढ़ जाती है। तो सरकार क्या करती है, भारतीय रिजर्व बैंक से पैसा लेगी, ठीक है, फिर उस पैसा लेगी, फिर उसको खर्च करेगी। तो इससे क्या होगा कि आरबीआई ने मान लीजिए नोट छापे सरकार के लिए, है ना, ज़्यादा, और फिर इससे क्या हुआ कि जब सरकार ने वो पैसा खर्च किया तो मुद्रा की आपूर्ति बढ़ गई, मुद्रा की आपूर्ति बढ़ गई तो यानी कि उससे मुद्रास्फीति बढ़ गई। मुद्रास्फीति भी मैं पूरा टॉपिक आपको पढ़ा चुकी हूँ, आप देख सकते हैं उसको भी। देखिए, उच्च राजकोषीय घाटे के कारण अर्थव्यवस्था में कुल निवेश, पूंजी निर्माण में कमी आ जाती है, जिससे क्राउडिंग आउट प्रभाव भी कहा जाता है। देखिए, एक होता है क्राउडिंग आउट इफेक्ट। ये क्या होता है, देखिए, अब सरकार है, मान लीजिए कि ऐसा मान लीजिए कि बाजार में 10 रुपए है ऋण देने के लिए सबको, ठीक है, छोटा अमाउंट इसलिए लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। मान लीजिए कि 10 रुपए है सबको ऋण देने के लिए, उसमें इंडस्ट्री को ऋण चाहिए है, लोगों को पर्सनल लोन चाहिए है, और बैंक को, सबको लोन चाहिए है, ठीक है, उस 10 रुपए में से। अब मान लीजिए कि सरकार ने उसमें से 7 रुपए का ऋण ले लिया। बैंकों के पास जो 10 रुपए थे ऋण देने के लिए, सरकार ने 7 रुपए खुद ही ले लिया ऋण। तो अब बताइए, जो इंडस्ट्री होंगी, जो कंपनी होंगी, और जो भी पर्सनल होंगे, वो लोग ले पाएंगे अब उतना ऋण। मान लीजिए उनको भी ज़रूरत थी, अब उनके पास तो सिर्फ 3 रुपए बचे, है ना, मतलब ऋण लेने के लिए बैंक से। तो क्या होता है, जो घरेलू यूज़ के लिए ऋण होता है वो कम हो जाता है ना, जिससे क्या होता है, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता है, हमारे यहाँ पूंजी का निर्माण नहीं हो पाता है। इसी को कहते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। उच्च राजकोषीय घाटे कारण सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में कमी हो जाती है। देखिए, जीडीपी में भी कमी हो जाती है। उच्च राजकोषीय घाटे कारण सरकार द्वारा देश में आधारिक संरचना के विस्तार और सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं पर किए जाने वाले खर्च में कटौती की जा सकती है। सरकार क्या करेगी, राजकोषीय घाटा कभी कभी अपना कम करने के लिए जो समाज के जो कल्याणकारी कार्य हैं, योजनाएं, उन पर खर्च कम कर सकती है। उच्च राजकोषीय घाटे और घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय ऋणों में वृद्धि होने से सरकार एवं अर्थव्यवस्था पर विश्वसनीयता के स्तर में कमी हो जाती है। इसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था की क्रेडिट रेटिंग में कमी हो जाती है।
अब क्या होता है ना, हम जो दूसरी बाहर की वो होती है, क्रेडिट रेटिंग करती हैं कंपनियां, ठीक है, हमारे देश के लिए। तो क्या होता है, वो ये बताते हैं कि कौन सी देश अच्छा है ना, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इस तरीके से। लेकिन अगर सरकार का ऋण राजकोषीय घाटा बहुत जाता है तो उसकी क्रेडिट रेटिंग कम हो जाएगी, जिससे हमें इन्वेस्टमेंट भी कम मिलेगा और सरकार पे विश्वसनीयता कम होगी कि इस सरकार पे तो ऋण ही इतना ज़्यादा है ना। तो ये उसकी विश्वसनीयता बाजार में कम हो जाती है। उच्च राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए सरकार को अन्य देशों तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से बाह्य ऋण लेना पड़ता है। इस प्रकार के बाह्य ऋणों में कई शर्तें और बाध्यताएं भी आरोपित की जाती हैं। इनके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था की विदेशों पर निर्भरता बढ़ जाती है। क्या होता है ना, सरकार क्या करती है, बड़ी जगहों से ऋण लेगी, है ना, बड़े जो बैंक होंगे कहीं बाहर के, उनसे ऋण लेगी, या किसी से भी मान लीजिए। तो क्या होता है, वो लोग ना जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, तो वो लोग क्या करते हैं, कई शर्तें थोप देते हैं देशों पे कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपने जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लॉ है वो चेंज करने पड़ेंगे, है ना, कुछ भी शर्तें थोप सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप अपना खुद तो देश अपने ऊपर निर्णय अच्छे से नहीं ले पा रहा है, तो इससे क्या होता है, विदेशों पर निर्भरता भी बढ़ जाती है। अगर आपने किसी देश से बहुत सारा ऋण लिया हुआ है तो वो देश के सामने आपको फिर थोड़ा बहुत तो झुकना ही पड़ेगा। तो देखिए, बड़े कंट्रीज ये कार्य करती हैं, जैसे कि चाइना क्या है, अब दूसरे जो छोटे देश हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो इस तरीके से इस इफेक्ट भी पड़ता है। प्राथमिक घाटा, देखिए प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा राजकोषीय घाटा क्या होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्राइमरी घाटा क्या होता है। राजकोषीय घाटे का संबंध सरकार के सभी व्ययों तथा प्राप्तियों से होता है। इनमें इस बात का ध्यान नहीं दिया जाता कि राजस्व घाटे का कितना भाग चालू बजटरी व्यवहारों के कारण है और कितना भाग पिछले वित्तीय वर्ष में किए गए बजटरी व्यवहारों के कारण है, ठीक है। इसमें क्या होता है, राजकोषीय घाटे में सभी व्यय और प्राप्तियां शामिल होती हैं। इसमें ये ध्यान नहीं देते कि कितना भाग मतलब चालू जो व्यवहार, जो चालू बजट का व्यवहार उसके कारण है और कितना पिछले साल के कारण है। जैसे सार्वजनिक ऋणों पर किए जाने वाले ब्याज का भुगतान विगत वर्षों में किए गए बजटीय व्यवहारों का परिणाम होता है, जिसका कोई संबंध वर्तमान वित्तीय वर्ष के बजटीय व्यवहारों से नहीं होता। क्या होता है ना कि जो मान लीजिए पहले ऋण लिया है ना, उस पर टैक्स दे रहे, उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो वो तो पुराने ऋण का इंटरेस्ट है। इस साल के जो ये वित्तीय वर्ष है फाइनेंशियल, उसका तो नहीं है ये, है ना। उस मतलब उसमें तो उसका ये पार्ट नहीं है जो हम पुराने ऋण का इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि पिछले साल का भी जो व्यवहार होता है वो शामिल कर लिया जाता है। इसलिए चालू वर्ष के राजकोषीय घाटे और पहले से ली गई उधारियों पर ब्याज भुगतान के अंतर को प्राथमिक घाटा कहते हैं, ठीक है। चालू वर्ष का जो राजकोषीय घाटा होता है और पहले जो हमने उधार लिया है उसके ब्याज भुगतान के अंतर को कहते हैं प्राथमिक घाटा, ठीक है। अर्थात यदि राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को घटा दिया जाए तो प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। सॉरी, ये गलत लिख गया, ठीक है। राजकोषीय घाटा काफ़ी चेक करने के बाद भी एक आध मिस्टेक रह जाती है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। राज राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को घटा दिया जाए तो प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है, ठीक है। मान लीजिए जो भी राजकोषीय घाटा है उनमें से जो भी हम पिछले साल का जो इंटरेस्ट है, ब्याज है, वो पे कर रहे हैं तो उसको घटा देंगे तो हमें प्राथमिक घाटा प्राप्त हो जाएगा। मतलब पुराने जो व्यवहार हैं पुराने, उनको क्यों अभी के साल के उसमें शामिल किया जाए, है ना, इसलिए। तो देखिए, प्राथमिक घाटा और अच्छे समझा देती हूँ। ये राजकोषीय घाटा तथा ब्याज भुगतान के अंतर को बताता है, ठीक है। राजकोषीय घाटा, उसमें ब्याज भुगतान में क्या अंतर है। राजकोषीय घाटा सरकार की कुल उधार संबंधी आवश्यकताओं को दर्शाता है, ठीक है, जबकि प्राथमिक घाटा ये दर्शाता है कि ब्याज भुगतान के अलावा अन्य कार्यों को पूरा करने के लिए सरकार को कितने ऋण की आवश्यकता है। तो देखिए, प्राथमिक घाटा जो होता है वो उसकी डेफिनेशन, सॉरी, उसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे हम। प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, बस ब्याज जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसको हटा दीजिए। राजकोषीय घाटा बराबर प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान, दो तरीके से लिख सकते हैं। सकल राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को घटाने से सकल प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। बस इसमें से इंटरेस्ट हटा देना है, इंटरेस्ट पे जो कर रहे हैं वो इतना ध्यान आपको रखना है। तथा निवल राजकोषीय घाटे में से निवल ब्याज भुगतान को घटाने से निवल प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। अदा किए गए ब्याज में से प्राप्त किए गए ब्याज को घटाने से निवल ब्याज भुगतान प्राप्त होता है, ठीक है। ये टोटल और ग्रॉस का वो हमें दिया हुआ है, ग्रॉस और नेट का डिफरेंस इसमें। तो फ्रेंड्स, ये दोनों हमारे टॉपिक थे। ये डिटेल में मैंने आपको काफ़ी इसलिए पढ़ा है क्योंकि हम IAS लेवल का पढ़ रहे हैं, तो डिटेल में पढ़ना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। एक लाइन में भी हम पढ़ सकते थे, 2-3 लाइन में भी,
पर डिटेल से आपने समझा होगा तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और एग्ज़ाम में आप इसको, क्योंकि वो क्वेश्चन इतना घुमा के पूछते हैं आईएएस में कि आप उसका फिर अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है टॉपिक तो आप उसका आंसर दे पाएंगे। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक, और अगर आपको कुछ नहीं आया है समझ में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।